स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जीआईसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप रिवाइज कर रहे होंगे। रिवीजन सीरीज है ये। अब हमने देखा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, उसमें हमें इतने लोगों को पढ़ना है। और क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी और कर्जन को तो हम सोच रहे हैं अभी 8 वीडियो बचे हैं तो शुरुआत कर लेते हैं इनसे। इन सब में जो अगले वीडियोस आएंगे वो सीरियल वाइज आएंगे, क्लाइव, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, इस तरीके से। और आप सिलेबस में देखेंगे कि इनका बड़ा पोर्शन एक हमारे सिलेबस में है और ये मेंस में भी रहने वाले हैं, तो हम लोग अच्छे से थोड़ा समझते हुए इसको पढ़ लेंगे। और जो भी इसमें ये भेजने लायक है, आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। डेट वाइज देख के आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं क्लाइव से। अब दोस्तों ब्रिटिश जो राज थी उसकी जो प्रारंभिक संरचना थी वो बनाने में इनका काफी योगदान रहा है। और बिल्कुल आराम से समझेंगे। आपको फास्ट करना हो तो कर लीजिए फास्ट फॉरवर्ड। फिलहाल मुझे लगता है कि आराम से पढ़ने में ही मजा है। तो सबसे पहली बात इनकी जो फेमस होती है कि भाई द्वैध शासन जो लागू होता है वो यहाँ बंगाल में लागू होता है। लेकिन उन सब के पहले हम थोड़ा सा और परिचय की बात करेंगे कि भाई ये बात हो रही है 1765 में। जब 1765 की बात आती है तो क्या बात आती है कि भाई वहां पे अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी चीज मिल गई थी, जो कि बक्सर की युद्ध के बाद क्या थी, निजामत और दीवानी शक्तियां इनको मिल गई थी। ठीक है, तो 1765 के पहले की क्या बात थी, आराम से लिख लेते हैं। 1765 के अगर पहले बात करें, बंगाल कैसा था कि भाई बंगाल ये था कि जो मुगल बादशाह थे उन्हीं के अंडर थी, बादशाह थे उन्हीं के अंडर थी क्या, दीवानी, निजामत, सब कुछ था। दीवानी किसके अंतर्गत थी, बंगाल के, सॉरी मुगल बादशाह के अंतर्गत थी। और वहीं जो निजामत थी वो नवाब के पास थी, जो बंगाल का नवाब कहला जाता था। ठीक है, अब बात आती है 12 अगस्त 1765 की। 1765 12 अगस्त में ये, और निजामत होती है 20 फरवरी 1765 में। दोनों चीजें चली जाती हैं अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इससे होता क्या है कि जब फरवरी 1765 में निजामत और 12 अगस्त यानी अगस्त 1765 में दीवानी शक्तियां जो मिल गई कंपनी को, तो कंपनी के जो बंगाल की वास्तविक शासक थी वो बन गई। अब कंपनी की जो जिम्मेदारी थी वो थी कि बंगाल में प्रशासन और अर्थव्यवस्था दोनों का संचालन करेगी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्लाइव बंगाल में पूर्ण रूप से कंपनी का शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। क्यों, इसके कई रीजन थे दोस्तों। एक ये था कि भाई जब कंपनी के पास अगर मानव संसाधन की कमी है, क्योंकि उस टाइम उनको भाषा की भी प्रॉब्लम थी, लोक व्यवहार में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम थी, रीति रिवाज का ज्ञान नहीं था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात ये थी कि जो अन्य यूरोपीय देश हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड को छोड़कर फ्रांस, डच, फ्रांसीसी, ये सब किसको कर देते थे, नवाब को कर देते थे। अगर जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी तो जाहिर सी बात है उनकी दुश्मन है, तो उनको कर मिलेगा नहीं। और वो अपने बाकी साथियों के साथ गठबंधन बना सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तीसरी बात ये थी कि जो बंगाल की जनता थी वो उपद्रव कर सकती थी, विद्रोह हो सकता था। चौथी बात, आप समझें कि कंपनी के जो डायरेक्टर थे बंगाल में पूर्ण कंपनी शासन के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ये सारी चुनौतियां थी, इनको ध्यान में रखते हुए क्लाइव ने बंगाल में पूर्ण शासन की बजाय दोहरा शासन चुना। दोहरा शासन जिसको बोलते हैं द्वैध शासन। आज द्वैध शासन को अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। तो द्वैध शासन लागू करने की बात उसने की।
तो जब प्रशासन की द्वैध शासन होता क्या है, अक्सर देखेंगे अगर तो जब प्रशासन की जो शक्तियां हैं, उत्तरदायित्व और शक्तियां दोनों अलग अलग संस्थाओं में अलग या अलग अलग व्यक्तियों के पास हों, तो वो शासन होता है दोहरा शासन। और ये सबसे पहले दोस्तों कार्टिस थे लियोनल कार्टिस ने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, वो भी 1920 में, बहुत बाद में किया था। उनकी एक बुक है डायआर्की, उसमें उन्होंने किया था कि भाई ये डायआर्की है, कि पहली बार शब्द का प्रयोग इसमें हुआ था। और यही बात 1919 के शासन में भी होती है, दोहरा शासन होता है, जो कि 1935 में हटाया जाता है। तो अब इसको देखें, निजामत और दीवानी शक्तियों में अलग अलग क्या है, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो जब क्लाइव ने इसको अलग किया, ठीक है, तो एक तरफ हम लिख रहे हैं निजामत। निजामत होती है दोस्तों, इंग्लिश में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है। और दीवानी शक्तियां कौन होती हैं, फाइनेंशियल पावर होती है, ठीक है। दीवानी शक्ति फाइनेंशियल पावर और निजामत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो जो निजामत थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो पूरा प्रशासन देखेगी, वो पुलिस देखेगी, वो कानून व्यवस्था बनाएगी, वो शांति व्यवस्था स्थापित करेगी। तो ये सारे विषय किस में आते थे, ये निजामत में आते थे। और इसका संपूर्ण जो उत्तरदायित्व था, वो एक नाम मात्र के नवाब के पास रख दिया गया, और उसके चारों तरफ अंग्रेज लगा दिए गए, यानी उनके कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए। तो ये नवाब देखता था, इसके पास पैसे से कोई मतलब नहीं, बस भाई तुम देखो पुलिस कैसे काम कर रही है, कानून कैसे बनाना है, शांति व्यवस्था कैसे करनी है। बाकी पैसे वाली पावर जो है वो हम देख लेंगे, कि राजस्व कहाँ लगाना है, कर कहाँ, मतलब वही कर राजस्व टैक्स कहाँ लगाना है, कहाँ लागू करना है, कहाँ हटाना है, कैसे एकत्र करना है, किसको दंड देना है, ये सब हम देखेंगे। और ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो तीनों स्टेट मिले थे, कौन सा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिला था ना। तो बंगाल में इनके लिए भारतीयों को ही रखा उसने, सिर्फ सामने भारतीय थे, बाकी अंदर तो वही सब काम कर रहे थे, ताकि विद्रोह ना हो। तो बंगाल में किसको रखा, रजा खान को रखा। रजा कहाँ है, बंगाल में। और फिर बिहार में किसको रखा, राजा सितव राय को। और वहीं उड़ीसा में किसने रखा, दुर्लभ राय महेंद्र को, यानी राय दुर्लभ जिसको बोलते हैं। ये तीन लोग थे, रजा खान बंगाल में, राजा सितव राय बिहार में, और राय दुर्लभ, जिनका पूरा नाम था राजा दुर्लभ राय महेंद्र। और उड़ीसा में राजा दुर्लभ राय के बाद आते हैं जरारत खान। एक बार और सुन लो, बंगाल में रजा खान, बिहार में राजा सितव राय, उड़ीसा में राजा दुर्लभ राम महेंद्र, यानी राय दुर्लभ। और बंगाल, सॉरी फिर से बोल, उल्टा हो गया लगता है। बंगाल में रजा खान, बिहार में राजा सितव राय, उड़ीसा में राजा दुर्लभ राय, यानी राय दुर्लभ जिनको बोलते हैं। और उड़ीसा में ही राय दुर्लभ के बाद जरारत खान, सही था, ठीक है। संपूर्ण शक्ति जो थी कंपनी के पास ही थी, ये दीवानी शक्तियां, ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार अगर देख लिया जाए तो 1765 में रॉबर्ट जो क्लाइव थे, बंगाल में द्वैध शासन लागू किए, मगर द्वैध शासन के दौरान विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम निकले। और इन्हीं वजह से 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग आता है, तो इसको समाप्त कर देता है, द्वैध शासन को। अच्छा, दुष्परिणाम क्या थे दोस्तों, अगर इनके दुष्परिणामों की बात करेंगे तो पहला ये है कि शक्ति विहीन नवाब था, नवाब के पास कोई शक्ति नहीं थी। उत्तरदायित्व विहीन था, कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी उनके नाते, कि जिसके कारण बंगाल में क्या हुआ कि लुटेरे डकैत ये सब बढ़ गया और इसका गिरोह प्रभावी हो गया। और नवाब के पास पैसे की कमी थी, और वो अपने कर्मचारियों को भी पैसे नहीं दे पाता था, मुश्किल से 53 लाख रुपए वार्षिक मिलता था उसको। अब इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। और आगे क्या होता है, तो राजस्व वसूली बहुत ही हाई लेवल पर करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसानों ने कृषि करना ही छोड़ दिया, अपने पशु औजार बेचने लगे, कि भाई नहीं करेंगे हम, जाओ। तो इसी नाते, इन सब के नाते जो खाद्य संकट आया, तो 1770 के अंदर बंगाल में विनाशकारी अकाल पड़ता है दोस्तों। 1770 में अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है तो उस टाइम ये पूछा जाता है कि वहां का गवर्नर कौन था।
तो गवर्नर था दोस्तों कार्टियर, ये याद रखिएगा, कार्टियर था 1769 टू 1772। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आ जाता है। ठीक, अकाल का पड़ा 1770 में, 3 करोड़ लोग लगभग मारे गए, फिर भी अंग्रेजों को कुछ नहीं फर्क पड़ा और कालाबाजारी जारी रखी। रजनीकांत दत्त इस बात को मानते हैं कि भाई उन्होंने दाम बढ़ाते गए। मैकाले कहता है कि कभी घर के से न निकलने वाली जो महिलाएं थी वो भी भीख मांग रही थी, इतना मुश्किल समय आ गया था। वहीं हंटर, डब्ल्यू हंटर कहते हैं कि संतान बेची जा रही थी, लेकिन खरीदने वाला कोई तैयार नहीं था उस टाइम। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ लेते हैं। और एक बात और कि भारतीय जो जुलाहे थे, घरेलू उद्योगों थे, उद्योगों के जो कंपनी के कर्मचारी थे, व्यापारी थे, उनका जो व्यापार था सब नष्ट हो गया। तो हर संभव प्रयास किया ताकि कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जा सके। इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम था, बस यही था कि भाड़ में जाओ तुम लोग, लेकिन मुझे भेजना है सारी चीजें। और भारत के जो घरेलू उद्योग नष्ट हुए, बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुए, तो इन्हीं सबको क्या कहा गया, विऔद्योगीकरण कहा गया। मजदूर वर्ग बुरी तरीके से बर्बाद हो गया और धन निष्कासन की और गति मिली, इसमें और प्रॉब्लम नहीं आई। भाई साहब आप चलते रहो। इसी सब के नाते के एम पडिक्कर कहते हैं कि ये भाई डाकू राज्य था। कब का? 1765 से 1772 तक, 1765 टू 1772 डाकू काल कहा है उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्लाइव के थोड़ा कामों की बात करें तो इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो परिचय पे अगर आए हम, तो शुरुआत में दोस्तों ये जब आया था तो काफी पहले आ गया था, और रॉबर्ट क्लाइव नाम है। 1742 में के आसपास ये आ गया था, लिपिक के पद पर, लिपिक बनकर आ गया था। 1742 या 44 ये आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो। और 1751 में सैन्य अधिकारी बन के आता है और पहला अर्काट का घेरा डालता है। 1751 में यहीं से ये फेमस हुआ था, अर्काट का घेरा डालता है और वहां अधिकार कर लेता है। और 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है उसमें भी वो नेतृत्व करता है। और फिर 1758 से 1760 दो बार आता है, 1758 टू 1760 एंड 1765 टू 1767। ये का बंगाल का गवर्नर रहता है, बंगाल गवर्नर। ओके, अब प्रशासनिक कार्य की बात करें अगर इसके, तो कुछ प्रशासनिक कार्यों में भी काफी भूमिका निभाता है ये। ठीक है, तो पहले हम प्रशासनिक कार्य की ही बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। हाँ, प्रशासनिक कार्यों में एक तो ये बात है कि अनुबंध सेवा की शुरुआत की। ये सेवा क्या थी दोस्तों? ये था कन्वीनियंस सर्विसेज शुरू किए। क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका वेतन बहुत कम था। ठीक है, तो इस कारण कंपनी के जो कर्मचारी थे भारत में उपहार लेते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। और इन सब के समाधान के लिए क्लाइव ने एक 4 सदस्यीय समिति बनाई। और उस समिति में कौन कौन सदस्य थे ये अलग से पूछा जा सकता है, ये याद कर लीजिए, कार्नक, सरमन, साइकस और वेरेलस्ट। 4 कौन थे सदस्य? कार्नक, सरमन, साइकस और वेरेलस्ट। ये जो समिति थी ये सुझाव दिया कि भाई कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवा लो, जिसमें यह लिखा हो कि किसी प्रकार के धन या उपहार नहीं लेंगे। और साथ ही साथ इस सुझाव के अलावा कंपनी के कर्मचारियों को जो वेतन है वो भी बढ़ाने का सुझाव इन लोगों ने दिया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा काम ये करते हैं, एसओटी, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करते हैं। सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन हुआ था इसके समय में, और ये था कि तंबाकू, सुपारी, पान और नमक जैसे जो वस्तुएं थी इन पे एकाधिकार स्थापित किया जाए। लेकिन उत्पादकों से जो तंबाकू, सुपारी और नमक लेते थे और मुनाफे में कंपनी कर्मचारियों में वितरित कर देते थे ताकि कर्मचारियों को जो पर्याप्त धन मिल सके। लेकिन इससे क्या हुआ कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी। इसी वजह से जब 1765 में ये लागू हुआ था, शुरुआत हुआ था, लेकिन
1766 में ही इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये महंगाई बढ़ा रही थी। तीसरी बात होती है क्लाइव फंड। क्लाइव फंड की स्थापना इसने की, और ये बात तब की है जब मीर जाफर ने क्लाइव के लिए 5 लाख रुपए उपहार रखे थे। देखो 1757 की जो होते हैं क्रांति, उसके बाद जब दोबारा आता है ये 1765 में आसपास, तो मीर जाफर ने इसके लिए एक उपहार रखा था कि 5 लाख रुपए देंगे इसको, ये एज ए गिफ्ट। क्योंकि ये भाई जो मीर जाफर था उसने धोखा दिया था, और 1757 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ हो गया था, ये तो पता ही होगा। 1757 की क्रांति को हम लोग जो प्लासी की लड़ाई थी उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। परंतु जो क्लाइव था उसके आगमन के पूर्व ही क्या हुआ, मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तो अब क्या हुआ, उपहार तो था ही और नियम भी बन गया था कि भाई उपहार लेना नहीं है। तो इसी में क्या हुआ कि इस राशि का उपयोग हेतु क्लाइव फंड बनाया। किसने? क्लाइव ने ही क्लाइव फंड बनाया, और उसका उद्देश्य इसने रखा कि आर्थिक संकट में कंपनी जो कर्मचारी हैं उनकी मदद करना था। और ये क्लाइव फंड जो है 1770 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया मिलिट्री पेंशन फंड। काफी लंबे समय तक चला दोस्तों ये। 1770 में क्या हो गया, मिलिट्री पेंशन फंड नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि सैनिक परिवारों की मदद करना और पेंशन देना। और ये 1937 तक रहा, 1937 तक रहा, काफी लंबा रहा। ठीक है, चौथी बात ये होती है इसके शासनकाल में कि श्वेत विद्रोह होता है। ये श्वेत विद्रोह क्या था? तो सेना को जो उस टाइम 3 दस्ते बनाए गए, एक तो मुंगेर में बनाया गया, बांकीपुर और इलाहाबाद में। तो सैनिक अधिकारियों के जो दोहरे भत्ते थे वो बंद कर दिए गए। जब सैनिक अधिकारियों को बंद कर दिए गए तो उसी में एक फ्लेचर नामक अधिकारी था, सैनिक था, जिसके नेतृत्व में बाकी सैन्य अधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए। तो इसी को बोला जाता है श्वेत विद्रोह। और इसके बाद सैनिक अधिकारियों में फूट पड़ गई और विद्रोह शांत हो जाता है। और एक बात और होती है, डाक व्यवस्था को मजबूत करता है। डाक व्यवस्था को मजबूत करता है। नंदलाल तो यहाँ तक कहते हैं कि डाक व्यवस्था का जनक क्लाइव ही था, और लेकिन ये उस टाइम सरकारी उपयोग हेतु ही प्रयोग में लाई जाती थी। मूल्यांकन की बात करें इसका, तो मूल्यांकन भी अक्सर आता है दोस्तों कभी कभी। बर्गोयान थे, बर्गोयान, हाँ उसके पहले एक बात और कि बर्गोयान जो थे, जब वो क्लाइव इंग्लैंड गया तो बर्गोयान ने संसद में एक निंदा प्रस्ताव पेश किया मई 1773 में। और उसमें ये कहा कि जो क्लाइव है उसने भारत से 2,34,000 स्टर्लिंग पाउंड घोटाले किए हैं। ये बात चली संसद में, लेकिन बात ये भी हो गई कि इसने बहुत अच्छे काम किए हैं अंग्रेजों के लिए और उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, इसके लिए इसको माफ कर दिया गया और उल्टा सम्मानित किया गया। मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, लेकिन सारी चीजें होने के बाद 1774 में मानसिक विक्षिप्त हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। और अक्सर कहा करता था क्लाइव कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और ये इसके बाद बहुत लोग इसके बारे में बोलते हैं, जैसे कि बर्क कहता है क्लाइव ने बड़ी बड़ी नींव रखी, ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। वहीं प्रधानमंत्री पिट कहते हैं कि स्वर्ग से उपजा सेनापति था। जबकि स्मिथ कहते हैं कि मानव जाति का नेता। ये बड़े बड़े उपाधियां देते थे सब। चैथम कहते हैं फ्रेडरिक महान से तुलना करते हैं चैथम। और कर्जन कहता है कि मार्लबरो व टूरेन से तुलना की उसने। और स्पीयर कहता है कि भारत में अंग्रेजी संप्रभुता का अग्रगामी क्लाइव था। तो इस तरीके से अलग अलग बात होती है। तो हमने सारी चीजें लगभग देख ली हैं, थोड़ा सा इसमें हम अलग से बता दे रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और प्लासी का युद्ध में भी भाग लेता है ये, और उसका नेतृत्व भी करता है सिराजुद्दौला और वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होता है। प्रमुख कारण क्या था? वही विवाद हो गया था व्यापारिक कारणों से। नवाब अंग्रेजों में अविश्वास रखता था और अंग्रेजों के षड्यंत्र मीर जाफर से मिलना। प्लासी का युद्ध हमने अच्छे से कवर किया है दोस्तों, तो आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे, देख सकते हैं। और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था उस टाइम, और बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये था कि टर्निंग पॉइंट था, हाँ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। और वही ये 1857 और 1864 ने मिलकर पूरी तरीके से भारत को बदल दिया हमेशा के लिए।
कर्नाटक युद्धों में दोस्तों इसकी महती भूमिका थी, और हालांकि ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में उतना ज़्यादा नहीं था, उस टाइम ये लिपिक के पद पर था, लेकिन ये दूसरे कर्नाटक युद्ध और तीसरे कर्नाटक युद्ध में भाग लेता है। और मुख्य रूप से ये तीसरे कर्नाटक युद्ध में बंगाल में सक्रिय रहता है, लेकिन दूसरे कर्नाटक युद्ध में रातों रात नायक बनता है, जैसा कि अभी हम लोग ने बात कर लिया था कि जब सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध होता है कब से 1740। अच्छा ये पहले बता दें, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये 1746 से होता है 1748 के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1749 टू 1754 1754 तक। और तीसरी बात ये होती है, तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 टू 1763, ये होता है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेकंड की, और सेकंड में बात ये हुई थी कि ये रातों रात नायक कैसे बन जाता है, क्योंकि अर्काट का घेरा जब डालता है, अर्काट का घेरा कब डालता है, 1751 में शुरू में हमने बात किया था। लेकिन ये और फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय केवल 500 सैनिक इसके साथ थे, वो भी 200 अंग्रेज थे और 300 भारतीय सैनिकों के साथ राजधानी अर्काट पर कब्जा कर लेता है, और 53 दिनों तक लगातार ये घेरा बनाए भी रखता है, और इससे पूरा पासा पलट जाता है और फ्रांसीसी जो कमांडर थे डुप्ले, इनकी हार की शुरुआत हो जाती है। वहीं जब तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 के बीच में, तो तीसरे में मुख्यतः बंगाल में सक्रिय था ये। हालांकि 1757 में चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती थी उसे कब्जा करके फ्रांसीसियों को बंगाल में कमजोर कर दिया था, लेकिन जिसका असर दक्षिण के युद्ध पर भी पड़ा था उस टाइम। लेकिन दक्षिण भारत में जो कर्नाटक में युद्ध लड़े गए थे, कर्नाटक में एक युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ये याद होगा 1760 में वांडी वॉस का युद्ध लड़ा गया था। उस टाइम क्लाइव बंगाल का गवर्नर था और वहां का सेनापति जो था वो नेतृत्व कर रहा था आयरकुट। ठीक है, अब अगर बात करें कंक्लूजन में इसकी पूरे की, तो क्लाइव पहले और दूसरे युद्ध में तो दक्षिण भारत के मोर्चे पर मौजूद था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो ख्याति थी वो कहाँ होती है, दूसरे युद्ध के अर्काट घेरे से होती है 1751 में, और तीसरे युद्ध में उसका पूरा ध्यान जो बंगाल प्लासी के युद्ध में हो जाता है 1757 से। ठीक है, इस तरीके से ये चीज हम लोग क्लियर कर लिए। अब क्या बचता है, इसको हमने समझा दिया अच्छे से कि भाई द्वितीय शासनकाल जो आया था, इलाहाबाद की संधि होती है, बंगाल बिहार उड़ीसा द्वैत शासन, ये शुरू में ही समझ लिए। हाँ सब कुछ हो गया लगभग, रिफॉर्म हो गया, भ्रष्टाचार, अधिकारी आलोचना, ठीक है, मृत्यु भी हो गई, इंग्लैंड में आत्महत्या कर लेता है, द्वैत शासन हो गया, टाइमलाइन हो गया, मैप हो गया, ऐतिहासिक महत्व क्या है कि हाँ साम्राज्य की नींव, कुशल राजनैतिक, हाँ ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग जैसे कि बात किए हैं, आज क्लाइव हो गया तो कल हम वारेन हेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही पूरे को पढ़ते हुए चलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा स्थान घेरा हुआ है हमारे सिलेबस में ये सब। ठीक है, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।